नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जी हाँ, गागर में सागर, बिल्कुल दोस्तों, गागर में सागर भरने वाले हैं। इस वीडियो में 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें आपको समस्त प्रश्न, बिल्कुल जो भी पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे रिपीट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, यदि डिटेल में आपको पढ़ना है तो पॉलिटी की 1200 क्वेश्चंस की जो है एक मैराथन वीडियो अपलोड की गई है, उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम झकास। और दोस्तों, क्विक रिवीजन यानी कि बहुत ही थोड़े समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। और साथ में दोस्तों, चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियोज़ को देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल वक्त ना गवाते हुए, और इस महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त वीडियो को। कागर में सागर दोस्तों, बिल्कुल जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो संघीय व्यवस्थापिका जो है हमारी संसद के नाम से जानी जाती है। भारतीय संसद के अंग हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो हैं भारतीय संसद के अंग हैं। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं। एक होता है उच्च सदन, जिसको राज्यसभा कहते हैं, एक होता है निम्न सदन, जिसको लोकसभा कहते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो दोस्तों, लोकसभा में जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, इसलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। और संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन जो है दोस्तों, वो है राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मित्रों, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति जो भारतीय संसद का तीसरा अंग होता है दोस्तों। और संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय होता है? तो दोस्तों, ये जो होता है 2 क्रमिक अधिवेशनों के समय मध्य जो समय रहता है वो 6 महीने का होता है। लगातार 2 अधिवेशन होने के लिए संसद में कितने समय का अधिकतम जो समय होता है वो क्या होता है? 6 महीने का होता है मित्रों। आगे, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता किससे प्रतिबंधित है? तो ये जो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है, जो भारतीय संसद की क्या प्रभुसत्ता किससे जो प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यदि कोई गतिरोध पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक बुलाते हैं। और दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाते हैं और आहूत करते हैं दोनों की संयुक्त बैठक को, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो भाई, अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता। संयुक्त अधिवेशनों की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना आवश्यक है? तो मित्रों, जो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो सत्रावसान का अर्थ है दोस्तों सत्र को क्या करना? बंद करना, सत्र को समाप्ति करना, वो राष्ट्रपति का काम है। आहूत करना भी राष्ट्रपति का काम है, प्रारंभ करना भी जो है राष्ट्रपति का काम है, और बुलाना भी राष्ट्रपति का काम है। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? भाई, शून्यकाल जो है भारत की देन है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल जो होता है सबसे पहला विषय होता है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो अलग अलग दोनों ही सदनों में पारित करना होगा। यदि संविधान संशोधन कोई विधेयक है तो दोनों ही सदनों में पारित होना आवश्यक है। संसद के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद जो है वो सांसदों के वेतन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके वेतनों का निर्माण करता है वो संसद ही करता है, पार्लियामेंट करता है। चलिए, ये अब हम पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। और राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो भाई, राष्ट्रपति में ही समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है। आगे हम पढ़ते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति का चुनाव
किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है भारतीय के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा है? 61वें संविधान संशोधन के अनुसार जो क्या बोलते हैं 61वें अनुच्छेद के अनुसार जो संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और क्षमादान की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में है, किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? भाई जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं राष्ट्रपति साहब तो उन पर जो महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न करने हैं और आपको जो बिल्कुल भी निश्चित होना है कि हाँ हमारा पॉलिटी में से प्रश्न नहीं छूटे तो आप मैराथन वीडियो को देख लीजिए। 2.5 घंटे की लगभग वो जो वीडियो है, लेकिन उसमें जो है 1200 क्वेश्चन हैं। तो उसमें यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली मैं श्योर हो जाता हूँ कि आपका पॉलिटी से प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये तो एक शॉर्ट वीडियो है और क्विक रिवीजन के लिए है कि भाई आप बहुत समय आपके पास में कम है तो आप बैठ के इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो दोस्तों उस मैराथन वीडियो से ही मिलने वाला है आपको। उसको आप देख लीजिए, लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। और इसको भी आप देखिए, खाली समय में ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ आप देखते रहते हैं तो आपका जो ज्ञान है वो क्या है, वो जो आपका मेमोरी बनी रहती है, भूलते नहीं हैं। वर्तमान में राज्यसभा, अब राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भाई 245 है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। उसके बाद में है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो भाई जनसंख्या के अनुसार जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है हर किसी राज्य का जनसंख्या के आधार पर। अब यूपी है तो इसका जनसंख्या ज़्यादा है तो उसी वजह से इसकी राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश की जो है 31 सीटें हैं राज्यसभा की और 80 सीटें हैं लोकसभा की। और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें 404 हैं, लेकिन निर्वाचन कितनी सीटों पे होता है? 403 सीटों पे होता है, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन को जो है चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यसभा सदस्य का, और देखिए विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सीटें कितनी हैं? उसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा किस राज्य के प्रतिनिधियों, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति क्या है? तो चाहे लोकसभा हो चाहे या राज्यसभा हो, 1/10 भाग पूरे होने चाहिए। मान लीजिए कि जैसे 500 हैं कुल अधिकतम, तो इनका 10वां हिस्सा यानी कि 50 लोग जो है गणपूर्ति के लिए आवश्यक हैं, 10वां हिस्सा। उसके बाद में वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वह उसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, सिंपल एकदम। तो दोस्तों जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और राज्यसभा के तो होते ही नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो भाई कोई भी लोकसभा के द्वारा जो धन विधेयक है और वो राज्यसभा को प्राप्त होता है तो जो राज्यसभा उसको 14 दिन बाद तक लौटा सकती है, यानी अधिकतम अवधि जो है वो 14 दिन है। आगे राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, क्योंकि भाई देखो राज्यसभा में होता क्या है कि राज्यसभा में जो 1/3 सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते जाते हैं और 1/3 फिर से जो भर्ती होते जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। तो राज्यसभा जो कभी भी भंग नहीं होती, और राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था साहब? तो 3 अप्रैल 1952 को। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को पहली बैठक हो गई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी जो सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो भाई उपसभापति करते हैं। उपसभापति जो है सभापति की
जो एब्सेंस में अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। चलिए दोस्तों, ये राज्यसभा से संबंधित प्रश्न थे। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा से संबंधित प्रश्न। इस तरह से ये छोटा सा वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त धांसू सॉलिड वीडियो है, और डिटेल के लिए मैं बता चुका हूँ। पॉलिटी की जो मैराथन क्लास है उसको आप देख लीजिए, रामबाण वीडियो है बिल्कुल एकदम, आपके सब दुख दर्द जो दूर हो जाएंगे। चलिए तो इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी भी परीक्षा को दीजिए आप, पॉलिटी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, है ना। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री का भी डाला है भाई, उसमें से भी 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि मॉडर्न हिस्ट्री का जो आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से आप पेपर को कर पाएंगे। और ये जो कहते हैं कि जीके मिलती नहीं है पेपर में, कहाँ से आती है, तो वो इन वीडियोज़ को देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कहाँ से आया प्रश्न। तो आप जितनी भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको देख डालिए रोज़ाना, धीरे धीरे टाइम करके देख लीजिए। एक साथ देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोड लेना भी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ी 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे ऐसे करके आप वो बारी बारी में देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो भाई लोकसभा के जो सदस्य हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है, नियुक्त करता है? तो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा सचिवालय को नियंत्रण में लाया जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे। और भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इस जो सामूहिक जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। और इसको सामूहिक जो बुलाता कौन है इसको? ये राष्ट्रपति का जो है इस बैठक को बुलाने का काम है, और बंद करने का भी, समाप्त करने का भी राष्ट्रपति का ही काम है लोकसभा में। लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये बताते हैं कि भैया ये तो धन विधेयक है। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। आपका जो प्रश्न है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो भाई नियम समिति जो होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है साहब। जो नियम समिति आपकी होती है, नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को ही बनाया जाता है। ये शायद ये प्रश्न आपने अभी तक नहीं देखा होगा। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। पूरा सचिवालय ही लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के अंडर में होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को ही कहते हैं। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो के.एस. हेगड़े पे जो लोगों ने विश्वास नहीं व्यक्त किया था, अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे। लोकसभा का जनक किसे कहते हैं? तो भाई जीवी मावलंकर को कहा जाता पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो लोकसभा की सीरीज में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल, और ये बेसिक जो वीडियो है बिल्कुल एकदम गागर में सागर, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में और बेहतरीन सवालों का संग्रह है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये बलराम जाखड़ का रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो होता है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही ना हो तो लोकसभा का जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ सदस्य है उसको ही अध्यक्ष बनाते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो वह राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, उसमें महासचिव जो बनाया जाता है वो लोकसभा महासचिव को ही बनाया जाता है। और भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष रहते हैं इंग्लैंड के, उसी तरह से हमारे भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भैया ये मीरा कुमार जो थी, ये जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। अब चलते हैं दोस्तों भारत के उच्च न्यायालय की तरफ। बहुत ही छोटा सा वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने जा रहा है। तो इसमें क्या है आपका, बहुत ही सिंपल है कि संविधान का संरक्षण और व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। और संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है, यदि ज़्यादा जज बैठाने हैं तो संसद को ये अधिकार है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है, ये दोस्तों इस सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है इस समय 31 नहीं है, इस समय है दोस्तों 34
क्योंकि 33 तो जो है न्यायाधीश हैं और एक है मुख्य न्यायाधीश, तो 34 हैं। और बाकी आप अपडेट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये कितने हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है और करंट का फैक्ट है, तो इसके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? तो ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो न्याय जो है अलविदा कह जाते हैं, या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ और न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका के जो संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति में और महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का भी अमेरिका से लिया गया है। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह का वकालत कर सकते हैं? जी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना, वो फिर वकालत नहीं कर सकते साहब, है ना, किसी भी न्यायालय में। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति का परामर्शदाता बनाया गया है। परामर्श राष्ट्रपति ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है? तो भाई स्वतंत्र है। न्यायिक पुनर्वलोकन का जो अधिकार है यह जो है किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को, ये स्वतंत्र रूप से है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन का आहरण कहाँ से होता है? तो संचित निधि से इनका वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे साहब। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो है जो संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का नाम प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी वीडियो में दोस्तों सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल नहीं है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल निचोड़ है। तो यदि इसको आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाता है। एग्जाम में जाने से पहले इस तरह की वीडियो आप देख जाते हैं जिसमें सभी चीज़ रिवाइज हो रही हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में से जो है आप डाउनलोड करके रखिए, जब भी एग्जाम देने जाएँ तब भी आपको ये 2 बार देख के जानी है भाई, इसमें से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आगे, भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल किए हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किए गए हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन करता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य बना के रखिए आप, हर राज्य सरकार को ये बताते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अब भाई जितना संसाधन राज्य सरकार के पास में होगा उतना ही ज़्यादा वो जो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं मित्रों, एक दूसरे के जो है ये पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्वों में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान ही वेतन दिया जाना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ना यही कहते हैं कि भाई सभी भारत के नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का काम हम करेंगे, यानी कि सबको जो है आर्थिक न्याय का अर्थ है कि सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन का वितरण किसी खास जाति, प्रजाति, धर्म, समुदाय में आप कर दें। सबके लिए समान जो नियम कानून बनाइए और धन का वितरण कीजिए, सबके लिए समान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के सर्वन से है? तो ये है अनुच्छेद 51 से। और मौलिक जो कर्तव्य दिए गए हैं वो 51 के में दिए गए हैं, और विश्व शांति सुरक्षा के लिए 51 अनुच्छेद। यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है? तो भाई ये 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है, और अनुच्छेद है 21 के। लेकिन अगर नीति निर्देशक की बात करें, ये तो मौलिक अधिकार के अनुसार तो 21 के में आ गया दोस्तों, लेकिन अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है राज्य के सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, है ना। अनुच्छेद 45 इसमें नीति निर्देशक तत्वों में है, और 21 के जो है मौलिक अधिकारों में है। भारत के किस राज्य के समान नागरिक संहिता लागू है? तो भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में लागू है।
और नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए जो सबसे ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है मित्रों। चलिए निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं हम। निर्वाचन आयोग बहुत ही जल्दी से निपटा लेते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता के द्वारा मतदान करना ही तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अभी मुख्यमंत्री की वोट डाल के आए हैं सीधे सीधे, तो जो क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। और मित्रों निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहले जो सबका मतदान के अनुसार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1989 को जो सबसे पहले लेडीजों ने जो वोट डालना प्रारंभ किया। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भाई 18 वर्ष का जो व्यक्ति क्या डाल सकता है? वोट डाल सकता है। लोकसभा जो है आगे आपका लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? भाई होता क्या है कि आप चुनाव के लिए खड़े हो गए और आपने 1/6 भाग भी वोटों का नहीं ले पाए, तो आपकी जमानत राशि है वो भी जब्त हो जाएगी। यानी कि 1/6 का मतलब है कि 60,000 अगर टोटल वोट पड़ी हैं तो इसका 1/6 यानी 10,000 आपको वोट मिलनी चाहिए, नहीं तो जमानत जब्त। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो भाई 5 वर्ष के लिए निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाते हैं? तो महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग से, राष्ट्रपति को भी महाभियोग से, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग से। और विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है विधान परिषद के चुनावों का संचालन। दिनेश गोस्वामी समिति से किस समिति से संबंधित हैं? दिनेश गोस्वामी जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है साहब, दिनेश गोस्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में जो प्रश्न है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है आचार संहिता। तो धारा लगा देते हैं 144 चुनाव के समय पे, ताकि दंगा वंगा ना हो। और दोस्तों जो है इसका काम किया जाता है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और मित्रों अब जो है हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल झकाझक। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में निहित है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं? तो राज्यपाल को नहीं है भाई। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत तक जो है राज्यपाल बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत तक, यानी जब तक इच्छा चाहे राष्ट्रपति की तब तक राज्यपाल बने रह सकते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता जो आता है वो राज्य की संचित निधि से ही आता है। जहाँ से जजों का आता है, जजों का तो केंद्र की संचित निधि से, और जो इनका राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन के में राज्य का संचालन करता है राज्यपाल। भाई राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो फिर मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल हो जाते हैं राज्य के। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु भाई 35 वर्ष है। और राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकते हैं? तो एक को जो है विधानसभा में नियुक्त कर सकते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो विधानसभा में कोई धन विधेयक पार नहीं होगा। और इस वीडियो का अंतिम सेक्शन है दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था को हम इसमें पढ़ेंगे। सागर में गागर का अर्थ बिल्कुल एकदम ये वीडियो सटीक बात कर रही है। डेफिनेटली सागर में गागर ही है मित्रों। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाई भाग 9 में है। भाग 9 में जो है संविधान के भाग 9 में क्या है? जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का जो उद्देश्य है वो ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दी जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था इसमें कारगर है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाई नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था का जो है वर्णन है। और ये अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 75वां जो संविधान संशोधन हुआ था मित्रों, उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। 75वां, ध्यान रखिएगा। 75वें संशोधन, 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी है तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है
ये पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी हैं। और भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ वो 25 अप्रैल 1993 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आप याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू की गई। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में की गई। पहले दोनों राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर राजस्थान में की गई। और कब कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को की गई। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया भाई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और दोस्तों ये जो भारत में सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम चलाया गया था, ये 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन जो हुआ 1950 को हुआ था। और भारतीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानसभा मंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की कड़ी होती है राज्यपाल। राज्यपाल ही जो केंद्र सरकार को कोई भी राज्य के बारे में चीज़ें बताता है। राज्य के मुख्यमंत्री बताते हैं राज्यपाल को, राज्यपाल बताता है केंद्र सरकार को कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह से हमारी मदद कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? तो भाई लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों अब तो ये चीज़ें बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर जो है अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जो है अब इसमें राज्यपाल का ही शासन चलता है। भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस पर शासन करते हैं। मुख्यमंत्री का सिस्टम खत्म। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? भाई अब राज्यपाल शासन का जो सिस्टम जम्मू कश्मीर में वो बदल गया है। अब भारत का संविधान लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में जो सदर रियासत को जो बोलते थे पहले, उसको अब क्या कर दिया? राज्यपाल कर दिया गया। और राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो राज्य सरकार को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये की गई दोस्तों बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। किसकी पे की गई? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो ये की गई। और इन्होंने त्रिस्तरीय जो व्यवस्था दी। तो मित्रों बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय जो व्यवस्था दी थी पंचायती राज की, एक ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जो है जिला पंचायत। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। और बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? तो पंचायत समिति जो थी, बलवंत राय मेहता ने इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था माना। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता ने जो बताया 2 स्तर, और 3 स्तर का बताया बलवंत राय मेहता ने। आगे बात करते हैं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम का जो प्रधान करता है। ग्राम प्रधान जो है पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में है पंचायत राज। और किस संशोधन महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन में जो है ये की गई और 1992 में। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो प्रधान बन सकता है गाँव का। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो भाई सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं पंचायती राज संस्थाएँ। गवर्नमेंट पैसा देती है और प्रधान काम करवाते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में हुआ सबसे पहला नगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पहला नगर निगम जो कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे, चेन्नई में हुआ। और ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला और बाजार कर हैं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। और पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। तो प्रधान की जो वोट डालते हैं वो प्रत्यक्ष और गुप्त डालते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो हमने ये
महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल इस वीडियो को हम जो है गागर में सागर कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है उसके माता पिता को मेरा जय हिंद। और साथ में इसको जो है अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि छोटे से वक्त में इतना सारा ज्ञान आपको इसमें मिल जा रहा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें आप जाइए और उनमें आपको इसी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, उन सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।